नमस्कार। मैं हूँ प्रीति पांड्या, हर्बल एक्सपर्ट। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास वीडियो को लेकर। तो आज का जो प्रॉब्लम मैं जनरल हर घर में देख रही हूँ, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैंने अब्रॉड में भी ये देखा है कि करीब करीब कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें घर के किसी न किसी एक मेंबर को ये स्कैल्प इचनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम घरों में मैक्सिमम पर्सन को स्कैल्प इचनेस का प्रॉब्लम है। और आज इसी रिक्वेस्टेड वीडियो को लेकर मैं आप सबों के बीच आई हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्कैल्प इचनेस जो है ये ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ आपको पहचानना होगा कि ये इचनेस जो आपके स्कैल्प में है वो उसकी वजह क्या है। अगर आप सही वजह जान जाओगे और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करोगे तो नो डाउट आप इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि रीज़न्स क्या होते हैं मेन इस प्रॉब्लम के, स्कैल्प इचनेस के रीज़न्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे मेन रीज़न है वो तो डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ अगर आप अच्छे से ऑयलिंग नहीं कर रहे हो तो डैंड्रफ हो गया। और डैंड्रफ भी दो तरह का होता है, ऑयली प्लस एक है जो ड्राई डैंड्रफ होता है। तो ड्राई डैंड्रफ में क्या होता है कि अगर आपको खुजली हो रही है स्कैल्प में तो वो पाउडर टाइप वाइट फ्लेक्स जो है ना वो झड़ झड़ के पूरे कपड़े में गिरेंगे और वो आपके बैक में, आपके फेस में, उस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर ऑयली है आपका डैंड्रफ तो वो खुजली बहुत होगी, वो आपके नेल्स में आपको दिखेगा कि कुछ वाइट वाइट सा आ रहा है, बट वो कपड़े पे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया कि डैंड्रफ अगर आपके सर पे है तो आपको ये इचनेस की प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जैसे जो आप शैम्पू या कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, यदि वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो वो आपके स्कैल्प को अनहेल्दी कर देगा। तो इसलिए आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हो। आप जो हेयर डाई यूज़ कर रहे हो केमिकल वाली, उसमें क्या होता है कि वो कलर जो ब्लैक करने के लिए उसमें जो केमिकल डलता है उसे पीपीडी कहते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल डल रहा है उसकी वजह से आपको बहुत खुजली होगी। मतलब धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये जो आपके ये मांग निकालते हो ना, पार्टिंग करते हो हेयर में, वो उसमें गैप हो जाएगा, बहुत दूरी आ जाएगी। प्लस क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा और वहाँ आपके हेयर फॉल स्टार्ट होते होते वो जगह जो है ना वो खाली हो जाएगा। जो देखते हो ना इस टाइप का एक राउंड हो जाता है जेंट्स लोग में, मोस्टली आप देखते हो। तो वो एक रीज़न है हेयर डाई। इसके अलावा अगर आप गंदा यूज़ कर रहे हो, अगर आप बहुत हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या चीज़ है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जो आपके स्कैल्प को इरिटेट कर रहा है ना। उसी इरिटेशन की वजह से आपको खुजली हो रही है। और फिर क्या होता है कि जब बहुत खुजली हो रही है और आपको रात में नींद ठीक से नहीं आप ले पा रहे हो, बहुत नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही है इचनेस के कारण, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत स्ट्रेस होने लगेगा। तो उस स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को शुरू से ही, जैसे ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो, उसे आप तुरंत क्योर कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए कि किस वजह से हो रही है, उसे दूर करके आप उस प्रॉब्लम से बच सकोगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो फिर है पॉइंट वो है जुएं। अगर आपके सर पे जुएं होंगी तो उसकी वजह से भी खुजलियाँ बहुत होंगी। तो आप देखना कि अगर आपको कहीं जुएं तो नहीं है सर पे, ये आपको चेक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको आयरन की कमी हो,
इन सब की वजह से भी प्रॉब्लम्स इस तरह के आ जाते हैं। तो इसके अलावा आप देखना कि बहुत ज़्यादा अगर आप पॉल्यूशन में हो, है ना, अगर आपको पॉल्यूशन वाले एरिया में हो, आप कोई काम ऐसा दिन भर किए हो जो पूरे डर्ट पूरा आपके स्कैल्प में बैठ गया है, वो चिपक गया है, तो उसे अगर आप वॉश कर नहीं रहे हो, वॉश करके सो नहीं रहे हो, अगर आप 1 या 2 दिन टाल देते हो, तो धीरे धीरे क्या है ना, वो डर्ट जम के उससे खुजली शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो अभी अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, और इस सीज़न में क्या होता है कि आपको स्वेट बहुत आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है ना, तो आपके जो यहाँ पे मॉइस्चर है, जो नमी बनी हुई है पसीने की वजह से, उसकी वजह से भी खुजली बहुत होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो कि जैसे जैसे अभी मैंने ये हेयर पिन लगा रखा है, इस टाइप से जैसे हम हेयर पिन लगा लेते हैं या बैंड लगा लेते हैं, रबर बैंड्स वगैरह, तो उससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के बाल गीले हो गए और सर जो है वो गीला है। अब वो कंटिन्यूअस काफ़ी समय तक, जैसे हम बैंड किए हुए हैं, वो बंधा हुआ है, वो काफ़ी समय तक गीला है, तो उस गीलेपन की वजह से वहाँ बहुत खुजली शुरू हो जाती है। तो ये एक मेन रीज़न है स्वेट अभी के मौसम के हिसाब से। और सबसे जो मेन रीज़न है जो आजकल बहुत जनरल, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा है, वो है फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको अगर आप क्लीनलीनेस नहीं है, अगर आपके बाल गीले हैं, आपने उसे गीले बालों से बांध लिया, या आपने कोई अच्छा शैम्पू नहीं यूज़ किया है, या आपका टॉवेल बहुत गंदा है, अगर टॉवेल में भी डिटर्जेंट रहते हैं और वो अगर आप पोंछ रहे हो, तो वो डिटर्जेंट की जो डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर पे रह गए पोंछने से, है ना। तो आप टॉवेल देखो, फिर प्लस क्या है कि अगर किसी एक को प्रॉब्लम है, अगर आप वही टॉवेल यूज़ कर रहे हो, वही कोम्ब यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, हर्पीज़ हो जाना, सोराइसिस हो जाना, एक्जिमा हो जाना, फिर रिंगवॉर्म हो जाना, मतलब वो रेड स्पॉट अलग अलग रूप में हो जाते हैं। कहीं छोटे छोटे दाने महीन महीन जैसे हो जाएंगे, जैसे घमोरियाँ टाइप की होती है ना, या तो उस टाइप के हो जाएंगे, या मोटे मोटे एक एक दाने अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, कई बार बहुत खुजली करने से भी वो रेड हो जाते हैं, खून का जो है ना स्पॉट, वो सूख के वो दाग हो जाता है। तो वो आपको चेक करना होगा कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम किधर है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, सिर्फ आपको जानकारी सही होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे क्योर कैसे कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पा सकते हो। ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्रॉपर ऑयलिंग। तो आपको जो है ऑयलिंग के लिए हमेशा किसी भी अच्छे हर्बल ऑयल को ही यूज़ करना है। आप खुद से बना लो आपके अकॉर्डिंग। आप देखो अगर बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने ऑयल में आंवला मिक्स करो, आप अपने ऑयल में प्याज लहसुन ये सब मिक्स करो, अदरक है, गोलकी है, और सारे हर्ब्स हैं, मतलब भृंगराज है, जटामासी है, ब्राह्मी है, फिर मैंने जो एक बार आपको बताया था आम के बीज का पाउडर, वो भी मिराक्युलस रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो इस टाइप से आप सब चीज़ मिला के एक अच्छा सा ऑयल प्रिपेयर करोगे, तो ये ऑयल जो है ना, ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो इतनी मेहनत, तो आप एटलीस्ट एक अच्छे ब्रांड का गुड क्वालिटी आप हेयर ऑयल यूज़ करो, नारियल का तेल यूज़ करो, और अगर आपको आंवला मिलता है तो आप आंवला खाओ भी, और एक आंवले को ग्रेट करके उसका जूस निकाल के वो ऑयल में मिक्स करके उससे हल्के हल्के हाथों से मसाज करो। तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि ऑयलिंग, जैसे आजकल यंग जनरेशन को ऑयलिंग नहीं पसंद है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब उनको सीवियर प्रॉब्लम होगा तब उनको हेयर लॉस हो जाएगा, और फिर उनको बैक टू नेचर होना पड़ेगा। पहले वो सोचते हैं कि सिर्फ कंडीशनर यूज़ कर लेने से उनके हेयर अच्छे फ्लोई हो जा रहे हैं, या फिर वो आयरनिंग एंड कंडीशन स्ट्रेटनिंग ये सब करवा के वो सोचते हैं कि उनके बाल अच्छे हो गए। लेकिन
पहले के ज़माने में हमारे दादी नानी के जी के ज़माने में वो लोग बहुत अच्छे से ऑयलिंग करते थे और अच्छे से गूँथ के चोटी बनाते थे। तो आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि कभी भी आप उस पीरियड में जो लेडीज़ होती थी उनके प्लस उनके बच्चों के जिनकी वो केयर करती थी, उनके बाल कभी भी ख़राब नहीं होते। सबके आप देखो लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और किसी को स्प्लिट एंड्स वाले प्रॉब्लम नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग अच्छे से ऑयलिंग करके और गूँथ के रखते थे। अभी क्या है, जैसे ये खुले बाल है, अब आप ये पिलो पे सो रहे हो, रगड़ हो रही है, आप वॉल पे ऐसे यूँ सहारा लेके बैठे हो, तो वो क्या हो रहा है कि बालों में रगड़ होती है, तो वो बाल जो है ना फ्रिक्शन की वजह से रफ हो जाते हैं और उसमें स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, स्प्लिट एंड्स हो जा रहे हैं। तो अगर आप गूँथ के रखे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप हर समय गूँथ के नहीं रख सकते हो, तो जिस दिन जो आपको शैम्पू करना है उसके पहली रात आप अच्छे से ऑयलिंग करके गूँथ के चोटी बना के रखो, अच्छे से नीचे से फोल्ड करके यूँ मोड़ के रखो कि कहीं से भी रगड़ नहीं हो और वो ऑयल जो है ना पूरा जज्ब हो जाए आपके हेयर में, है ना, और ये अच्छा फ्लोई हो जाए। मतलब बहुत ज़रूरी है ऑयलिंग करना, क्योंकि जिस तरह से आप एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर डालते हो ना जड़ में, तो वो ग्रो करता है, उसी तरह से ऑयलिंग भी एक तरह से वही प्रोसीजर चल रहा है कि आपको आपके जड़ों में वो पोषण दे रहा है और फिर आपके हेयर जो है ना अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल जो चीज़ आपके आएगा कि ये क्वालिटी अच्छी हो रही है आपके हेयर की, वो ऑयलिंग से ही होगी। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है, आप ऑयलिंग हमेशा करो और अच्छे से करो, प्रॉपर करो। दही में मिक्स करके ऑयल को एकदम आधा कटोरी बना के और पूरे अच्छे से लगाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है होममेड शैम्पू यूज़ करो। होममेड शैम्पू से नो डाउट मैं ये मानती हूँ कि पूरा ऑयल नहीं निकलता है, फिर भी लड़कों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से या बेसन से या आंवला रेठा शिकाकाई भृंगराज ये मिला के पाउडर फॉर्म में करके वो आप यूज़ करो तो वो उनके बाल तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं। लेडीज़ में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑयल पूरा नहीं निकलता है। तो यदि आपको कहीं नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं, ऑयल नहीं निकला, अगर आप 2 दिन घर पे ही हो तो वही शैम्पू यूज़ करो। कहीं जाना है तो फिर केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर लो। तो एटलीस्ट आप जितना मिनिमाइज़ कर दोगे, जितना कम केमिकल लगेगा, उतना आपके हेयर क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और वो इचनेस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि जैसे आपने शैम्पू किया, आप बहुत अच्छे से पानी नहीं डाले हो, तो वो क्या कि शैम्पू का जो पार्ट है, कुछ पार्ट वो स्कैल्प में चिपका रह गया, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप बाज़ार का कंडीशनर मत यूज़ करो, वो कंडीशनर फिर आपने केमिकल ही लगा लिया। तो आपको क्या करना है ये कि आप या तो चाय पत्ती का पानी बॉईल करो, उसमें नींबू का रस थोड़ा डाल के ठंडा करके उससे लास्ट रिंस करो, और या नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर से अच्छा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप 1 चम्मच वो लिए हो तो 4 चम्मच पानी लेना है। मतलब ये आपका प्रोपोर्शन मैं बता रही हूँ कि 1:4 का रेशियो होना चाहिए। इस रेशियो में आप पानी मिक्स करके 1 मग जितना बना लो और उससे लास्ट रिंस कर लो। नीचे एक बकेट रख के, वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, नीचे बकेट या टब रख के करना है, फिर वापस से उसमें लो और इस तरह से करके पूरे हेयर में वो अच्छे से अप्लाई कर दो। 2-3 मिनट आप वहीं पे वैसे ही रहो, उसी पोजीशन पे। उसके बाद वापस से आप अपने हैंड मतलब लास्ट रिंस आप प्लेन वाटर से कर लो। तो इससे आपके पूरे जो पीएच जो आपका वैल्यू है ना, वो आपका वो बरकरार रहेगा, प्लस आपके जो शैम्पू के कुछ भी पार्ट अगर होंगे तो वो पूरे अच्छे से निकल जाएंगे और अच्छे से हेयर धुल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एप्पल साइडर विनेगर इस टाइप से कंडीशनर, होममेड कंडीशनर यूज़ करो। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। एक्सरसाइज ऐसा हो जिसमें सर आप यूँ नीचे करो, कोई भी, जैसे आप मार्जरी आसन कर रहे हो, आप शशांक आसन कर रहे हो, आप पर्वत आसन कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि पूरा जो ब्लड है ना वो सर पे फ्लो होगा। अगर आप नीचे की तरफ सर करोगे तो पूरा वो फ्लो जो है, सारा ब्लड जो है सर पे आएगा, तो वो एक यहाँ पे सारा वर्क करेगा सही ढंग से। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप देखो कि क्या आपके लिए सही है, कैसा आप कर सकते हो। एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम, प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है।
मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे सारे वीडियोस में आई थिंक मैं बोलती होंगी कि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए और अपने गट को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि अगर पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो अगर आप एक्सरसाइज और प्राणायाम सही ढंग से कर रहे हो या ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो सर पे सही ढंग से हो रहा है, तो नो डाउट आपको ये इचनेस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा आप खाना आपको सोच समझ के खाना है, विटामिन ए वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, जिससे आपके स्किन की जो सेल्स हैं वो मेंटेन होते रहें, है ना, विटामिन ए से वो होता रहता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको यूज़ करना है, जैसे फ्लैक्सीड है, सोयाबीन है, पम्पकिन सीड है, वॉलनट है, बादाम है, ये सब चीज़ आप यूज़ करोगे ना तो आपका पेट से मतलब वो एक नहीं होता है, बोलते हैं इनसाइड आउट, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप अच्छा खाओगे तो वो अच्छा रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। और शैम्पू के पहले अगर आप दही या दूध लगाओगे तो वो क्या है कि एक अच्छे से जो ऑयल वाला चीज़ आ गया, जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो इफ़ेक्ट आ गया, उससे क्या होगा कि आप जब शैम्पू यूज़ भी करोगे ना तो उसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक मेन चीज़ है कि आप हमेशा हेयर पैक्स यूज़ करो। वीक में एक हेयर पैक बहुत ज़रूरी है। और हेयर पैक में नीम, पुदीना, तुलसी और इसके अलावा नीम, पुदीना, तुलसी के अलावा आम के जो बीज का पाउडर है वो बहुत ही अच्छा है आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए, उससे आपको ठीक होगा। प्लस आपको क्या है ना कि आप अपने सर पे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीम को, पुदीना, तुलसी की पत्तियां फ्रेश लेकर इक्वल अमाउंट में और धनिया पत्ती, ये सब लेकर अगर आप चटनी टाइप का बनाकर वो सर पे लगाओगे, प्लस इनका आप पानी बनाकर, मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बॉईल कर वाटर को आपको हाफ बना लेना है रिड्यूस करके, और उससे स्प्रे करते रहना है दिन में 3 बार 4 बार। तो ये जो नीम, पुदीना, तुलसी और धनिया पत्ती, ये सब का जो इफ़ेक्ट है, इससे क्या होगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा आप आंवला, शिकाकाई, फिर ब्राह्मी, जटामासी, ये सब अगर आप पैक में यूज़ करोगे, प्लस आप हिना जानते हो, हिना बहुत अच्छा कंडीशनर है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आफ्टर 13 हिना सबको यूज़ करना चाहिए। वीक में या 10 दिन में एक बार आप हिना लगाओ, अपनी हिना को प्योर हर्बल बना लो, ये सारी चीज़ें आप हिना में मिक्स कर लो। हिना का सिर्फ कलर नहीं आएगा, हिना एक एज अ कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हो, और हिना को जो आप ले रहे हो वो सिर्फ इन जो आप ये जड़ी बूटियाँ ले रहे हो ना, इन जड़ी बूटियों को बाइंड करने के लिए आप हिना ले रहे हो। जैसे आप कोई भी फेस पैक बनाते हो जिसपे बादाम, चिरौंजी, अखरोट वगैरह डालते हो, उसमें अगर आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर डालते हो तो वो किस लिए, सिर्फ उनको एक बाइंड करने के लिए उनको। इसी तरह से हिना जो है इन जड़ी बूटियों को बाइंड करने का काम कर रहा है। तो ये इस तरह से अगर आप हिना यूज़ करोगे तो आपके स्कैल्प हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सुनूंगी, समझूंगी और आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार भी करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे और अपनी प्रॉब्लम को समझोगे तो प्रॉब्लम ये इचनेस वाला सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा सुनिए ध्यान से और इसे फॉलो कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।